गाइस, मेरा नाम है जय। वेलकम टू आई एग्री। ये सीरीज हम बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर फर्स्ट वालों के लिए स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम एग्रोन 111 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है सिंचाई, मतलब इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे, और जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, और इरिगेशन डेवलपमेंट इन इंडिया एंड राजस्थान, मतलब इरिगेशन का कितना विकास हुआ है इंडिया और राजस्थान में, या कैसे कैसे हम इरिगेशन का रिसोर्सेज का यूज करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इरिगेशन इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन में आप एक वर्ड याद रखना कि आर्टिफिशियली पानी देने की बात हो रही है, ठीक है। अगर डायरेक्ट रेन ड्रॉप्स, अगर रेन डायरेक्ट आके फील्ड में पानी लगा रही है, मतलब आपके खेत को फील्ड को या आपके प्लांट को डायरेक्ट पानी मिल रहा है एनवायरमेंट के थ्रू या रेन के थ्रू, जिसमें आपने कोई योगदान नहीं दिया, इंसान ने कोई काम नहीं किया, वो डायरेक्ट प्रकृति ने अगर पानी पहुंचाया, तो उसे हम इरिगेशन नहीं कहेंगे। इरिगेशन के लिए आपका इन्वॉल्व होना जरूरी होता है, तो इसलिए कहते हैं कि आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से जो पानी दिया, जैसे कि सपोज अगर बादलों से बारिश हो रही है और वो आपने स्टोर कर लिया, एक बंकर में पानी को स्टोर कर लिया। अब ये जो पानी हमें रेन से मिला है, ये पानी हमने अगर फील्ड में डाल दिया, तो बताओ ये इरिगेशन है या कृत्रिम रूप से पानी दिया है, या रेन द्वारा अपने आप पानी मिला है, ठीक है। तो अगर आप देखो कि जो बारिश का पानी बारिश का ही होता है, ठीक है। हम कोई घर पे नहीं बनाते हैं, पानी बारिश का ही होता है, ठीक है। वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है या हम खुद कर लेते हैं। खेत में हमारे द्वारा अगर हमारी इन्वॉल्वमेंट होगी, हमने खेत में पानी प्रोवाइड करवाया फील्ड को, ठीक है, तो वो क्या हो गया? इरिगेशन हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट शो हो रही है। चाहे फिर वो रेन का वाटर है, ठीक है, चाहे फिल्टर वाटर है, आया तो कहीं ना कहीं पानी पहले से प्रकृति में मौजूद ही है ना, वो रेन के थ्रू ही हुआ है। अब चलो बात करते हैं। इरिगेशन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से, मतलब वर्षा कम होने पर फसलों को कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध कराना ही सिंचाई है। इसका कहने का मतलब ये है कि सपोज कोई एरिया जहां अच्छी खासी वर्षा होती है, अब वहां पे वर्षा कम हुई तो आपने अपने खुद के फोर्स से, खुद के मतलब से आपने कृत्रिम रूप से पानी फील्ड को दिया, तो वो आपके लिए क्या होगी? आपने क्या कर दी? सिंचाई कर दी, ठीक है, वर्षा कम होने पर। अब अधिक होने पर तो कोई क्यों नहीं करेगा, कम होने पर ही सिंचाई की जाएगी, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंचाई बोलेंगे, सिर्फ सिंचाई बोलते हैं और क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव करते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात, उद्देश्य क्या है? मेंटेन ऑप्टिमम सोइल मॉइस्चर। हमारा क्या कारण रहता है? हम इरिगेशन करते क्यों है, या पानी क्यों दिया जाता है फील्ड को? ताकि सोइल का एक ऑप्टिमम जो सोइल मॉइस्चर है, नमी है सोइल में, मृदा में, वो बनी रहे। ताकि अब पानी है, पानी अगर मृदा में अच्छी नमी बनी रहेगी तो पौधे पानी का यूज करेंगे, और पानी के साथ ही उनका फूड, जैसे खनिज मिनरल्स वगैरह है जो, वो सब पौधे अपटेक करते हैं जल के थ्रू ही, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, इसलिए जल का नमी बनाए रखना आवश्यक होता है। तो ये हमारा उद्देश्य हो जाता है इरिगेशन से। एंश्योर गुड सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेशन के लिए नमी और हवा चाहिए होती है, तो ये वही चीज है, अंकुरण बेहतर करने के लिए। प्रमोट वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। अब इसके अंदर सीधी सी बात यही है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। अब पानी की आवश्यकता होगी, कोई भी जीव है उसको पानी की आवश्यकता है, पौधे भी जीवी है और इनको भी पानी की आवश्यकता है। पानी के साथ ये खनिज वगैरह लेते हैं, ठीक है, मिनरल्स लेते हैं, जिनसे इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। इंप्रूव फर्टिलाइजर एफिशिएंसी, उर्वरक का अच्छा उपयोग भी हो जाता है जी, क्योंकि उर्वरक का अच्छा उपयोग हो गया। कैसे? क्योंकि उर्वरक जो हमने मिलाए हैं वो जल के द्वारा ही अपटेक होंगे, जल के साथ ही, वाटर के साथ ही अपटेक होगा मिनरल्स का। प्रिवेंट ड्रोट स्ट्रेस, बिल्कुल जब पानी हो जाएगा तो ड्रोट नहीं होगी और ड्रोट स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ उद्देश्य थे इरिगेशन के। टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वैसे तो इतना ज्यादा जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये इतना नहीं एग्जाम में इस तरह के कोई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऊपर इरिगेशन से क्वेश्चन जो है, इसके इरिगेशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इरिगेशन मेथड पे क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन यहाँ से ये जो रिसोर्सेज वगैरह है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस थोड़े कम होते हैं। फिर भी अगर पिछले एग्जाम्स में अगर कोई क्वेश्चन आए हुए, तो मैं आपको वो नेक्स्ट क्लास में या किसी और अदर क्लास में जब मैं आपको पेपर सॉल्विंग कराऊंगा, तब मैं आपको करवा दूंगा। अभी के लिए आप बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए, मैं ज्यादा पीपीटी में नहीं लेके आया, बस थोड़ा बहुत लेके आया हूँ। अब इंडिया की बात करें तो कौन कौन से हमारे पास रिसोर्सेज है जहां से हमें पानी मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए, सरफेस वाटर, सतही जल कहां से मिलता है? रिवर से मिलता है, लेक झीलों से मिलता है, नदियों से, जिलों से, नहरों से, ये सतही वाटर है। अंडरग्राउंड वाटर आप किसे कहेंगे? अंडरग्राउंड वाटर जैसे भूमिगत, जो बिल्कुल मिट्टी
मिट्टी खोदते गए और नीचे से निकाला है हमने, बोर करके, जैसे आप समझते हो ना, बोर करके नीचे से निकाला है, अंडरग्राउंड वाटर निकाला है, ठीक है। सॉरी। तो सरफेस वाटर है रिवर, लेक, कनाल्स एंड रिजर्वायर्स, जलाशय। जबकि ग्राउंड वाटर आप कुएं से, जैसे कुएं को आप क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं, खोदते हैं पूरा, ठीक है, वहां से निकलता है, अंडरग्राउंड वाटर निकाला जाता है। ट्यूबवेल से निकाला जाता है। ट्यूबवेल का तो आपने जिक्र सुना ही होगा काफी बार, ट्यूबवेल का आपने बहुत नाम सुना होगा, ठीक है। स्प्रिंग्स क्या होता है, झरने, झरनों से निकाला जाता है अंडरग्राउंड वाटर। अब रेन वाटर भी प्रोवाइडेड होता है, ये भी एक रिसोर्सेज है। रेन वाटर डायरेक्ट वर्षा से मिला हमें। स्नो मेल्ट हो जाती है जब ग्लेशियर वगैरह मेल्ट होते हैं, ये स्नो जो होती है, ग्लेशियर वगैरह स्नो, जैसे ठंडे इलाकों में क्या होता है, पहले सीजन आ गया ठंड का, तो यहाँ पे स्नो गिरने लग जाती है, बर्फ जमा हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही समर सीजन आता है, गर्मी होती है, तो ये बर्फ पिघलती है और पानी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद लिखिए कि स्नो मेल्ट हो रही है। अब राजस्थान में बात करते हैं, हमारे पास राजस्थान में तो स्नो नहीं गिरती, तो राजस्थान में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं वाटर के, वो चेक करते हैं। सरफेस वाटर में हमारे पास चंबल रिवर है, मही रिवर है, बनास रिवर है और लूनी रिवर है, ये 4 रिवर है। ये आपको इस एग्जाम में, जो आपके बीएससी के एग्जाम में तो नहीं पूछी जाती ऐसी बातें, लेकिन हाँ ये सुपरवाइजर के एग्जाम में ऐसी चीजें पूछ ली जाती है, ठीक है। सुपरवाइजर पूछ लेते हैं कौन सी वाटर रिसोर्सेज है जो राजस्थान में अवेलेबल है, तो ये आप 4 देख सकते हो। ग्राउंड वाटर की बात करें, सॉरी तबीयत बहुत खराब है, जब से वीडियो बना रहा हूं तबीयत ही नहीं सही हो रही है। वो वेल्स की बात करते हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह तो आपने सुना ही, ग्राउंड वाटर के लिए राजस्थान में बहुत यूज किए जाते हैं। डीप बोरवेल्स का बहुत यूज किया जाता है, जैसे स्पेशली इन शेखावती और डेजर्ट एरिया, रेगिस्तानी एरिया में डीप बोरवेल्स का बोर निकालते हैं पतले पतले, ऐसे समझो कि गहराई तक, ऐसे बिल्कुल बोर डाल के गहराई तक, एक ऐसे समझो कि एक नाली से तैयार कर दी जाती है, ठीक है, और ज्यादा चौड़ी नहीं होती वो, जो गहराई तक एक नाली तैयार कर देती है और नीचे से ग्राउंड वाटर को निकाला जाता है, बोर बोलते हैं उसे, ठीक है। और ये इतने रिसोर्सेज थे। बाकी आजकल ना राजस्थान में माइक्रो इरिगेशन का नाम सुना हो, माइक्रो इरिगेशन, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर, ठीक है, इनका बहुत ज्यादा यूज बढ़ चुका है माइक्रो इरिगेशन का, क्योंकि ड्यू टू वाटर रिसोर्सेज, तो कह सकते हैं कि वाटर की कमी, पानी की कमी की वजह से, ठीक है। अब करते हैं मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आता है प्रोजेक्ट्स का, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स देखो, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एक होता है मेजर, मीडियम, माइनर। प्रोजेक्ट कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, मेजर, मीडियम और माइनर, ठीक है। अब इनका एरिया पूछ लिया जाता है और कॉस्ट पूछ ली जाती है, कॉस्ट कितनी लगती है। ज्यादातर क्वेश्चन एरियाज पे आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें 10,000 एरिया मीटर में, ठीक है, 10,000 मीटर से ज्यादा, 2,000 मीडियम का कितना होगा, 2,000 से 10,000, और 2,000 से कम हो जाएगा माइनर का, ठीक है। तो इसमें कॉस्ट कितनी लग जाती है, 10,000 से ज्यादा होगा तो कह सकते हैं 50 करोड़ के आसपास इसकी कॉस्ट है, और इसकी 25 लाख से 50 सीआर तक की, और इसकी 25 लाख सीआर तक की कॉस्ट आपको देखने को मिलती है। ये इतनी सी बात से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाता है कि मीडियम टाइप प्रोजेक्ट अगर इरिगेशन मीडियम टाइप प्रोजेक्ट एरिया कितना है, तो आप बताओगे 2,000 से 10,000, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। चलिए अब इसकी बात करते हैं, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट राजस्थान के, इंदिरा गांधी कनाल, ये सबसे मेजर है, जो गंगानगर वगैरह को इसने जोड़ा, श्री गंगानगर को, अगर आप श्री गंगानगर से हैं तो कमेंट कीजिएगा, गंगानगर वगैरह को जोड़ा, ठीक है। और इंडिया लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, वैसे आपको बता दूं, अगर गंगानगर को ना जोड़ते ना इस इंदिरा गांधी कनाल से, तो गंगानगर इतना विकसित नहीं होता जितना हो चुका है। इंडिया लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये इंदिरा गांधी कनाल, ये काफी ऐसे कह सकते हैं कि काफी से जिलों को जोड़ती है, ठीक है। कवर्स श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। देखो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्ट्स डेजर्ट एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, मतलब जो ये डेजर्ट लैंड था श्री गंगानगर हनुमानगढ़ एरिया के, यहाँ पे पानी की कमी थी, उसको इसने कन्वर्ट कर दिया एग्रीकल्चर लैंड में। आज गंगानगर को
पंजाब की जमीन के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, जब क्लाइमेट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स वगैरह की बात करते हैं और कुछ ऐसे कह देंगे जहाँ पे बढ़िया खेती होती है, ठीक है, अच्छी कल्टीवेटेड भूमि के बारे में बात की जाती है, पंजाब के साथ स्पेशली श्री गंगानगर को जोड़ा जाता है, लिखा जाता है श्री गंगानगर को। यहाँ पे अच्छी एग्रीकल्चर लैंड अब है। ठीक है, सोइल की दृष्टि से भी आप कह सकते हो, एनवायरमेंटल दृष्टि से भी आप कह सकते हो। राजस्थान जैसा मतलब जैसे रेगिस्तान जो क्षेत्र है वैसा नहीं है, काफी अच्छा एक एग्रीकल्चर लैंड है श्री गंगानगर। चंबल वैली प्रोजेक्ट की बात करें, कोटा, बूंदी, बनारस डिस्ट्रिक्ट ये आए थे चंबल वैली प्रोजेक्ट में। माही बजाज सागर प्रोजेक्ट में बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आ जाती है। जवाई धाम प्रोजेक्ट में पाली आ जाता है। बिलासपुर बिसलपुर सॉरी बैसलपुर प्रोजेक्ट में टोंक और अजमेर जयपुर आ जाते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, ये इतना ही मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, इसमें से इतना क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, ये तो बस आप बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स कर रहे हो, इतनी बड़ी डिग्री कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ी बहुत चीजों का, आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैं इसमें लेके आ गया, वरना प्रोजेक्ट्स का आपका इतना बहुत बड़ा कुछ नहीं था, जितना था मैंने आपको एक्स्ट्रा जैसे यहाँ पे बताया ना, ये प्रोजेक्ट का यहाँ पे क्वेश्चन आता है वो मैंने आपको बता दिया। कंपिटेटिव एग्जाम में भी यही से आता है अगर आता है। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया की बात करूं तो ये इंडिया के हैं। बाकरा वैसे अपने लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकरा ननगल प्रोजेक्ट है पंजाब हरियाणा का। हीराकुंड है उड़ीसा का। और नगरजुना सागर है आंध्र प्रदेश तेलंगाना का। इंदिरा गांधी कनाल है राजस्थान का, मेन अपने लिए इंपॉर्टेंट, सुपरवाइजर में पूछा जा सकता है। और सरदार सरोवर धाम गुजरात का। ठीक है, तो बस एक रीडिंग कर लेना आप, उससे ज्यादा हमारे लिए कुछ भी नहीं है इसमें। और बताने लायक बातें, एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा आपसे पूछ लेता है, ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड कौन से थे। ठीक है, कभी आपसे पूछ ले ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड्स, पुराने पारंपरिक इरिगेशन मेथड कौन कौन से थे उसकी बात कर लेते हैं। ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस नाम बता देता हूँ। चरस, दूसरा बताऊं तो रोहट, तीसरा बेड़ी, चौथा ढेकली, इस तरीके से। और रोहट को पर्शियन पर पी ए आर पर्शियन व्हील के नाम से भी जाना जाता है। और इसका लीवर सिस्टम के नाम से भी इसे जाना जाता है, लीवर सिस्टम के नाम से। बेड़ी ढेकली चरस, चरस को MOAT मोट भी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं जो आपको अगर थोड़ी बहुत रीडिंग लग जाए, आपको कहीं बुक में मिल जाए, तो इसको जरूर कंसीडर कर लेना। ठीक है, इसको जरूर देख लेना। बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन डेवलपमेंट। अब बेनिफिट क्या है, इरिगेशन करने की क्या बेनिफिट है, इतनी डेवलपमेंट बनाने की उसकी क्या हमें बेनिफिट मिलते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, इंक्रीज इन क्रॉपिंग इंटेंसिटी, आपका जो इंटेंसिटी है क्रॉपिंग की वो बढ़ती है, आप फसलें ज्यादा ले सकते हो एक साल में। ठीक है, क्योंकि वो जल्दी पकेगी, जल्दी तैयार होगी, अच्छा प्रोडक्शन आएगा, हाई प्रोडक्शन की बात भी कर सकते हैं। इंश्योर्स क्रॉप सिक्योरिटी इन ड्रोट एरिया, सूखे एरिया, जैसे अभी ऊपर बात करके आए कि हमने एक प्रोजेक्ट लगाया इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट, जिसमें हमने राजस्थान के 4-5 जिलों को जोड़ा, जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और ये श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे 4-5 जिलों को जोड़ के हमने क्या कर दिया, इनके जो डेजर्ट एरिया थे उनको हमने एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया। अब इससे कितना फायदा हुआ होगा, देखो आप कितना फायदा हो रहा है, कितनों को रोजगार भी मिला। तो वो चीजें, इंश्योर गुड सिक्योरिटी इन ड्रोट एरिया, अलाउ हाई वैल्यू क्रॉप्स, अच्छी वैल्यू क्रॉप मिल जाती है। इम्प्रूव फार्मर इनकम, फार्मर की इनकम भी, और ऐसे भी कह सकते हैं कि रोजगार वगैरह भी मिल जाता है काफी। ठीक है, तो ये आपके आज का टॉपिक इरिगेशन आगे बहुत बड़ा है, उसकी और भी ज्यादा क्लासेस लेके आएंगे, तो उसके लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग क्वालिटी में भी रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।